हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बृहस्पति कोचिंग में। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं पर परागण के बारे में। ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है पिछले वीडियोस की तरह। बस केवल अगर आप रियल में पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि आखिर पर परागण होता क्या है, कौन कौन से पौधों में पाया जाता है, क्या क्या शर्तें हैं जिनसे परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है, और इसके साथ साथ परागण से क्या हानि और क्या लाभ हो सकते हैं, और इसके साथ ही पर परागण किस प्रकार से घटित होता है, कैसे ये प्रक्रिया घटित होती है, किसके कारण घटित होती है, या फिर कौन कौन से चीजें जो सहायता करती है पर परागण में, इत्यादि हम सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें हम लोग पर परागण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि पिछले वीडियोज में हमने स्वपरागण के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली, उससे पहले हमने उससे जो पहले वीडियोज थी उसमें हमने बताया था कि आखिर स्वपरागण पर परागण ये सब होता क्या है। तो हमने पर परागण में बताया था कि देखिए मान लीजिए कि एक पुष्प ये है, मान लीजिए एक पुष्प नहीं, एक पेड़ ये है सरसों का, एक पेड़ ये पुष्प है। ठीक है, ये क्या है, पुष्प है, और ये क्या है, परागकण। ठीक है, दो अलग अलग पौधे हैं, एक सरसों का पेड़ ये है, एक पेड़ ये है। समझ में आ गया इतना। एक पुष्प, इस पौधे का पुष्प ये है, इस पौधे का पुष्प ये, इसमें ये परागकण। अब ये परागकण क्या करेगा कि किसी माध्यम की सहायता से, मतलब वायु की सहायता से या जल की सहायता से या किसी कीट की सहायता से, किसी जंतु की सहायता से, पक्षी की सहायता से, ये यहाँ से यहाँ उड़ता हुआ चला गया। मान लीजिए चिड़िया मधुमक्खी की सहायता से यहाँ तक, तो इसे पर परागण कहते हैं। समझ में आ गया ना। मतलब कि जब एक पौधे के पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है, तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। समझ में आ गया ना। क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं इसे। इतना पहले क्लियर कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पर परागण समझ में आया ना, कि जब एक पौधे के पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है, तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर भाई, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्वपरागण के लिए क्या अनुकूलन होते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पर परागण के लिए अनुकूलन आखिर कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां जिनमें पर परागण होता है। समझ में आया ना। तो पहली चीज है आपकी एक लिंगाश्रयी, मतलब कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो केवल एक लिंगी होते हैं। मान लीजिए जैसे पपीता का हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, है ना। मान लीजिए पपीता, खजूर, ये सब जो हैं पौधे, पुष्प क्या है, एक लिंगी। अगर एक लिंगी है, मान लीजिए पुष्प में केवल नर भाग है और एक पुष्प है केवल मादा भाग, तो भाई फिर आवश्यकता पड़ती भाई, जब नर और मादा युग्मक मिलेंगे तभी तो निषेचन होगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से एक लिंगाश्रयी का होना आवश्यक है। जैसे पपीता, ठीक है, या खजूर में ये सब होते हैं, ऐसे भी लिखते हैं खजूर में। तो एक लिंगाश्रयी का मतलब सबसे पहले आप समझ लीजिए ऐसे पुष्प जिसमें केवल एक लिंग पाया जाता है, मतलब या तो नर भी पाया जाएगा या तो मादा है, तो भी पर परागण हो सकता है। समझ में आ गया ना। दूसरी बात, भिन्न काल पक्वता। देखिए हमने जब स्वपरागण पढ़ा था तब हमने क्या पढ़ा था, वहां पर समकाल पक्वता पढ़ा था कि जब मान लीजिए कि भैया अगर ये पुष्प है, बना लेते हैं हम, एक मिनट, है कि नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम अच्छे से पढ़ें, कोशिश करें कि जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा पढ़ें, है कि नहीं। तो ये रहा भैया आपका पुष्प। हम बार बार सरसों का पुष्प बना रहे हैं इसलिए क्योंकि ये आपको हो सकता है कि ज्यादा समझ में आ रहा होगा इसलिए। ठीक, ये क्या बन गया, ये भैया ये हो गया सरसों का पुष्प। भिन्न काल पक्वता का मतलब क्या होता है,
मान ली देखिए परिपक्व, अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको फिक्स है कि अब ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि आपने स्वपरागण पढ़ रखा है। लेकिन फिर भी आप समझिए, मैं फिर से बताता हूं कि देखिए भिन्न काल पक्वता का मतलब होता है, ये देखो पुष्प में दो भाग होते हैं, एक स्त्री भाग और एक नर भाग। तो मान लीजिए अगर दोनों अलग अलग समय पर परिपक्व, भिन्न का मतलब क्या होता है, अलग अलग, काल का मतलब समय, पक्वता का मतलब परिपक्व से, मतलब पुष्प के जब नर और मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व तो भी पर परागण हो सकता है। क्यों होगा भाई? क्योंकि मान लीजिए कि ये स्त्री केसर इसका परिपक्व हो गया, अभी यहां से परागकण परिपक्व नहीं हुए। जैसे मान लो आपके, जैसे एक अच्छा उदाहरण है, मान लीजिए कि आपका जो घर है रोड के किनारे है, सड़क किनारे बढ़िया सा कमरे बने हुए, आप उनमें दुकान खोल सकते हैं। तो आपने घर पर बात की अपने बड़े भैया से, छोटे भैया से कि भैया दुकान खाली पड़ी है, एक काम करो, अगर आप दुकान खोलना चाहते हो तो दुकान खोल लो, थोड़ा बहुत पैसा आएगा अपना। लेकिन फिर भैया ने कहा भैया अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है यार, नहीं तो हम दुकान खोल लेते। तो आपके मन में क्या आ गया, यार अगर हम क्यों ना इसे किराए पर अगर उठा दे, भाई दूसरे को दे दे, हमें पैसा मिल से मतलब है कि नहीं। जब भैया परिपक्व हो जाएगा पैसा भैया के पास तो भैया खोलेंगे अपना, तब तक हम साल 6 महीने के लिए जब तक परिपक्व नहीं होते, वो तैयार नहीं होते, हम दूसरे को दे दें। तो वही करो, पुष्प भी इस चीज को समझते हैं भैया, इनके पास उतना दिमाग तो नहीं, लेकिन इतना दिमाग जरूर है कि अगर ये परागकण परिपक्व नहीं हुआ है, अभी ये परिपक्व हो गया तो सोचती हम तो परिपक्व हो गए हैं, अब वैसे भी खराबी होना है कुछ टाइम बाद, क्योंकि भाई हर चीज का एक समय होता है कि नहीं, कुछ सब चीजें नष्ट होती है एक समय के बाद में। तो ये समझता है, पुष्प समझता है अरे यार हम तो जल्दी परिपक्व हो गए, अब क्या करें। तो ये क्या करती है, ये फिर इंतजार करती है कि कोई भी मान लीजिए ये सरसों का पुष्प है, तो ये सोचती है कि किसी दूसरे अगर सरसों के पुष्प से परागकण हमारे यहाँ तक आ जाते तो हमारा काम बन जाता, हम मरते ना, क्योंकि इसी के लिए बने हैं, जनन के लिए बने, और अगर जनन नहीं किया तो हमारा तो जीना व्यर्थ है, एक समय बाद वैसे भी हमें मरना है। तो ये क्या करती है, दूसरे पौधे के पुष्प के परागकण जब यहाँ पर आते हैं तो उससे निषेचन कर लेती है और बीज का निर्माण कर देती है, और बीज का निर्माण करेगी हो सकता है अब यहाँ तो बीज का निर्माण हो गया, भैया ये फिर अब जागे कि अब अरे यार अब हम परिपक्व हो गए, इधर देखा तो इधर तो बीज फल बनना शुरू हो गए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये हो सकता है कि ज्यादातर चांसेस में फिर इसका एक तरीके से दिल टूटता है और ये भी टूट जाता है, खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसा भी होता है कि ये हो सकता है उतनी ही टाइम जब परिपक्व हो दूसरा कोई कीड़ा मकोड़ा आकर बैठे और इसको उठा करके दूसरे पुष्प पर ले जाए तो उसका काम बन जाए। समझ में आ गया ना, भिन्न काल पक्वता का मतलब होता है जब अलग अलग समय पर, एक समय नर परिपक्व हो और एक समय मादा, मतलब एक समय पर परिपक्व नहीं होते हैं, अब नहीं होंगे तो पर परागण की आवश्यकता होगी भैया, क्योंकि हमें तो आवश्यकता है परागण करना है, हमें परागण की प्रक्रिया को संपन्न करना है, इसलिए यहाँ पर भिन्न काल पक्वता एक जरूरत होती है, समझ में, पर परागण के लिए, क्लियर है ना। उसके बाद उन्मील परागणी पुष्प, देखिए ऐसे हमने पिछले वीडियोस में अनुन्मीलिय पुष्प के बारे में पढ़ा, हमने आपको बताया था कि देखो भैया ये पुष्प दो प्रकार के होते हैं, ये याद रखना, एक उन्मील परागणी पुष्प, एक अनुन्मीलिय परागणी पुष्प। अब कहोगे भैया ये तो हम पढ़े नहीं है, बोर्ड में आ जाएगा तो क्या लिखेंगे हम, तो भैया ध्यान से पढ़ा करें। तो यहाँ पर हमने जैसे पिछले वीडियोस में बताया था कि अनुन्मीलिय पुष्प जो होते हैं उनमें क्या होता है कि पुष्प के ऊपर आवरण होता है, जैसे आप देखें धतूरे का जो पौधा है, पुष्प है, उसमें शुरुआत में देखिए तो बंद रहता है कि नहीं। तो अगर कोई पुष्प आपको ऐसा दिखे कि भैया ये बंद है तो समझ लो ये क्या है, अनुन्मीलिय पुष्प है, और अगर खुला है ऐसे है तब उसी को अनुन्मीलिय परागणी पुष्प कहते हैं। तो यहां से दो पुष्प के बारे में आपको पता चला, एक अनुन्मीलिय परागणी पुष्प होते हैं और एक उन्मील पुष्प परागणी होते हैं, मतलब परागणी पुष्प होते हैं। उन्मील परागणी पुष्प का मतलब वे पुष्प जिनमें किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता है,
आप आसानी से बाहर से देख सकते हैं कि भैया ये देखो ये क्या है, जैसे सरसों का पुष्प क्या है, उन्मील परागण पुष्प है, क्योंकि वो बढ़िया खिला रहता है। अब खिले खिले पुष्प की हम बात कर रहे हैं, जो मतलब जो खिला हुआ पुष्प होता है, जो पुष्प खिलते हैं उन्हें उन्मील परागण पुष्प कहते हैं, मतलब जिन पर किसी तरीके का कोई आवरण नहीं होता है। समझ में आ गया ना भैया? तो अगर मान लीजिए उन्मील परागण पुष्प है, देखो अनुन्मीलीय होगा, अगर मान लो कि ये बंद है, ऐसे बंद है, तो भाई कोई दूसरा परागण यहाँ आ ही नहीं पाएगा, परागकण दूसरा आ ही नहीं पाएगा, तो परपरागण होगा कैसे? मतलब नहीं होगा, फिर स्वपरागण होगा, जो कि हमने पढ़ रखा है। लेकिन अगर मान लो कि खुला हुआ है, इसका मतलब कि दूसरे पौधे का परागकण यहाँ पर आ सकता है और निषेचन हो सकता है, परागण की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। तो समझ में आ गया ना? उन्मील परागणी पुष्प होना आवश्यक है, मतलब कि उस पर किसी तरीके का कोई आवरण नहीं होना चाहिए, दल पुंज का या फिर किसी अन्य चीज। समझ में आ गया? उसके बाद विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व का मतलब क्या है? विषम का मतलब भिन्न, वर्तिकात्व का मतलब वर्तिका से, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो वर्तिका होती है ये छोटी होती है, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है भैया, ऐसे ऐसे, अब क्या होगा, अब क्या होगा भैया, और ये ऐसे मान लीजिए इसी के बगल में एक पुष्प है, समझ में आ रहा? अब अभी नहीं आ रहा तो अब आएगा। विषम वर्तिकात्व का मतलब होता है जब दो पुष्पों की वर्तिका विषम हो, अलग अलग हो, उनकी मतलब आप कह सकते हैं लंबाई कम ज्यादा हो। अगर मान लो दो पुष्प ऐसे स्थित हैं, तो यहाँ पर भाई देखो, अगर मान लो पराग कोई कीट बैठेगा तो हो सकता है वो इसी में अटक जाए, यहाँ तक नहीं जा पाएगा, तो यहाँ से तो यहाँ फिर जा नहीं सकते इतनी जल्दी परागकण। लेकिन अगर मान लो ऐसे पुष्प स्थित है, देखो अब इसमें क्या हो सकता है भाई, इस यहां से तो परागकण यहां तक जाने में दिक्कत होगी, है कि नहीं? लेकिन यहां से यहां तक जाने में इसको उतनी दिक्कत नहीं होगी। उसी तरीके से यहां से परागकण यहां तक जाने में आसानी होगी, है कि नहीं? विषम वर्तिकात्व का मतलब यही होता है कि जब वर्तिका की दो पुष्पों की वर्तिका जो होती है ना कम ज्यादा हो, तो भी पर परागण के चांसेस रहते हैं। भाई ऐसा होगा तब इसमें पर परागण ही होगा, अगर समान होता तो हो सकता था कि इसमें स्वपरागण हो जाता। तो ये चीज हो गया। उसके बाद है एक है स्वबंधता। स्वबंधता, ठीक है, स्वबंधता का मतलब आपको पढ़ के भी समझ में आ रहा होगा कि आखिर स्वबंधता होता क्या है। क्या समझ में आ रहा है आप बताइए कमेंट करके। स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं। कभी कभी क्या होता है, हम इसको बना लेते हैं पहले आसानी से, ये चलो ठीक बन गया। कभी कभी क्या होता है कि ये पुष्प, मान लीजिए ये पुष्प, ये कभी कभी क्या करता है कि इसका वर्तिका ना, इसके परागकणों को यहाँ आता तो है लेकिन अंदर जाने ही नहीं देता। अब ऐसी परिस्थिति में लेकिन क्या है, इसी जाति का दूसरे पुष्प पौधे का पुष्प ना, पुष्प का परागकण अगर यहाँ आए तो इसको जाने देता है। जैसे गांव घर में लड़ाई नहीं होती कि घर से घर में घर में नहीं बनती, घर के ही लोगों में नहीं बनती, वो घर के लोगों को हो सकता है कि खाना ना खिलाएं, लेकिन पड़ोसी वाले को खाना बुला करके घर पे बैठा के आराम से खिलाते हैं। पुष्प भी थोड़ा बहुत हम लोगों की संगत में रहने से या फिर पता नहीं हम इनका हमारे ऊपर असर पड़ा, कुछ न कुछ है गड़बड़, ये लोग भी क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं। कभी कभी स्वबंधिता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मतलब कि जो पुष्प होता है वह अपने पुष्प के जो परागकण होते हैं उनको वर्तिका के अंदर प्रवेश ही करने नहीं देता। अब नहीं करेगा तो भैया दूसरा परागकण आएगा और वो अंदर उसको प्रवेश करने देती, तो ये स्थिति स्वबंधिता कहलाती है। समझ में? तो इससे भी पर परागण की प्रक्रिया होती है।
समझ में आ गया ना। तो ये कुछ अनुकूलता रहे, इस तरीके से ये इन परिस्थितियों में पर परागण हो सकता है। एक बार हम इनको फिर से दोहरा लेते हैं। एक लिंगाश्रयी होना आवश्यक है, ठीक है। भिन्न काल पक्वता हो सकता है, मतलब भिन्न काल पर अगर स्त्री केसर और पुंकेसर भिन्न काल पर परिपक्व होते तो भी। उन्मील परागणी पुष्प, मतलब ऐसे पुष्प जिन पर कोई भी आवरण नहीं होता, वो आवश्यक है। और विषम वर्तिकात्व, वर्तिका की जब किसी पौधे में लंबाई कम ज्यादा होती, वो भी। स्वबंधिता का मतलब जब कोई पुष्प अपने पुष्प के परागकणों को प्रवेश करने नहीं देती वर्तिकाग्र में, तो यह स्थिति स्वबंधिता कहलाती। मटर में कई बार ये स्थिति देखने को मिली है, मटर का जो पौधा होता है। तो इस तरीके से ये रहे पर परागण के लिए अनुकूलता, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि भैया ये पर परागण होता कैसे है, मतलब होता कैसे है। हमने बताया था ना पिछले वीडियोज में कि कुछ कारकों की वजह से होता है, मतलब कैसे यहां से परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। तो वो अभिकर्मक की सहायता से, या आप कह सकते हैं कारक, फैक्टर शब्द यूज किया जाता है, उनकी सहायता से पहुंचते हैं। तो वो कौन कौन से हैं फैक्टर जिनकी सहायता से एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, अब हम लोग उससे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं पर परागण के कारक, ठीक है। यहाँ पर हमें परागण के कारक लिखना चाहिए था। हाँ, परागण के कारक भी आप कह सकते हैं और पर परागण के भी कारक कह सकते हैं, क्योंकि पर परागण एक प्रकार से परागण ही होता है। तो देखिए, दो कारक होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से या जिनकी वजह से परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। एक होता है अजैविक कारक, दूसरा होता है जैविक कारक। अजैविक कारक का मतलब ऐसे कारक जो निर्जीव होते हैं, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता। अब क्या क्या है, जैसे वायु और जल, ठीक है, समझ में आ गया। इनमें जीवन तो होता नहीं है कि नहीं, निर्जीव होते हैं मतलब। और जैविक कारक का अर्थ है ऐसे कारक जिनमें जीवन पाया जाता है, ठीक है, जैसे कीट, पक्षी और मनुष्य प्रमुख रूप से। अब हमने परागण किसे कहते हैं देख ही लिया, पर परागण किसे कहते हैं देख लिया, ठीक है। पर परागण के अनुकूलन हमने पढ़ लिए। अब हमें देखना है कि आखिर ये परागण की प्रक्रिया संपन्न कैसे होती है। समझ में आ गया ना, परागण की प्रक्रिया किन कारकों की सहायता से संपन्न होती है। तो पहला कारक, अब हमने ये चीज आपको बता ही दिया। अब हम सबसे पहले अजैविक कारक के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से हम पढ़ने जा रहे हैं वायु परागण। इसे इंग्लिश में एनीमोफिली बोला जाता है, ठीक है, इंग्लिश में एनीमोफिली बोला जाता है। इंग्लिश शब्द भी थोड़ा जरूरी होते हैं, इसलिए मतलब इंग्लिश बोलना आए ना आए, मुझे भी नहीं आती सच बताऊं तो इंग्लिश बोलना, ठीक है, लेकिन कुछ शब्द आपको इंग्लिश में आने चाहिए, है कि नहीं। आप इंग्लिश बोलना ना जाने तो उतनी ज्यादा वो नहीं दिक्कत आएगी, लेकिन आपको जल को इंग्लिश में वाटर बोलते इतना पता होना चाहिए। अब भले आप इंग्लिश में बोलकर आप जल ना मांग पाए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज जरूरी होती। तो अब वायु परागण, मतलब वायु परागण का मतलब ऐसे पौधे जिनमें वायु द्वारा परागण होता है, मतलब ऐसे पौधे जिनमें वायु की सहायता से परागकण एक पुष्प से दूसरे वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। समझ में आ गया, मतलब परागकण परागकोश से निकलकर अगर वायु की सहायता से दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं, तो वो फिर क्या कहलाएगा, वायु परागण कहलाएगा। अगर वायु की सहायता से परागण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है सीधा सीधा, तो उसे क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। ये तो समझ में आ गया भैया कि वायु परागण किसे कहते हैं, एनीमोफिली किसे कहा जाता है, आपको पता लग गया। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है, जो कि ये है कि आखिर क्या क्या विशेषताएं उन पुष्पों में पाई जाएंगी, वो परागकण कैसे होंगे जिनमें वायु परागण की प्रक्रिया होती है, ठीक। तो वो देखते हैं। सबसे पहला है आकार में छोटे। जिस वायु परागण जिस पौधे पुष्प को करना होता है ना, तो वो परागकण जानते हो कैसे बनाती है, आकार में छोटे बनाती है। अगर मान लो इतने बड़े परागकण बना देगी वो, पहले तो इतना बड़ा तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो कि इतना बड़ा बना दिया, तो वो वायु से क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकेगा, नहीं जा सकेगा। इसलिए परागकण कैसे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। समझ में आ गया, जिससे वो आसानी से वायु की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सके,
क्लियर है। दूसरी चीज, रंगहीन, गंधहीन और मकरंदहीन होते हैं। अब भैया देखो, वायु में जीवन तो होता नहीं है कि वो परागकण को सूंघेगी, पुष्प को सूंघेगी, वो कुछ नहीं करती। वो क्या करती है, हवा बस चलता जाता है, उसको उससे दुनिया से मतलब नहीं है। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उससे आपसे कुछ मतलब नहीं है, वो बस बहती चली जाती है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में पुष्प सोचता है कि हम भाई रंग क्यों पैदा करें, जब हमें वायु परागण करना है, वायु की सहायता से हमें पराग कण को यहां से वहां तक पहुंचाना है, तो हम अपना रंग क्यों बर्बाद करें, हम गंध क्यों, उसमें खुशबू क्यों पैदा करें, क्योंकि उससे कुछ मतलब ही नहीं। मकरंद क्यों बनाएं, क्योंकि अगर उसे जंतु परागण करना होता, जंतु भाई कोई जंतु कब आएगा, जब उसे कुछ फायदा मिलेगा। फायदा इसी से मिलता है भाई, देखने में अच्छा होगा तब आएगा भाई, आकर्षक होगा तो आएगा, या गंध होगा, उसमें खुशबू आ रही होगी तब वो खींचता हुआ चला आएगा कीट, या फिर उसमें मकरंद होगा, है कि नहीं, या तीनों होंगे, ज्यादातर तीनों होते हैं, तो कीट आएगा। लेकिन इसको कीट से कोई मतलब नहीं है। ये क्या करती है कि कहती भैया हमें वायु परागण करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो परागकण छोटे बनाएंगे, इसलिए क्योंकि वो आसानी से वायु के साथ उड़ सके। दूसरी बात, रंगहीन, गंधहीन और मकरंदहीन बनाती है, क्योंकि वायु को इनसे मतलब नहीं होती है। कीट परागण करना होता है तो शायद ये हीन ना होके युक्त होते, मकरंद युक्त, गंध युक्त, ये सब होते। अभी हम लोग पढ़ेंगे जब जंतु परागण, तब उसमें ये चीज आएगी, है कि नहीं। उसके बाद परागकण छोटे होते हैं तथा शुष्क होते हैं। शुष्क का मतलब सूखे होते हैं, छोटे होंगे। शुष्क होगा तो वो आसानी से उड़ते हुए चले जाएंगे, नहीं तो कहां उड़ पाएंगे, है कि नहीं, चिपक जाएंगे, गीले होंगे, ठीक है, तो चिपक जाएंगे कहीं पर भी, तो परागण की प्रक्रिया नहीं संपन्न हो पाएगी। तो ये भी समझ आ गया। उसके बाद वर्तिका लंबी तथा वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है। समझ में आया। जो पौधे वायु परागण करते हैं उनका जो पुष्प का वर्तिकाग्र होता है ना, वो कैसा होता है, चिपचिपा। क्योंकि चिपचिपा होगा, ये मान लीजिए कि उड़ता हुआ शुष्क पराग कण आ रहा, चिपचिपा होगा तो ये यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज। अब उसके बाद है कि भैया देखो, ये तो समझ में आ गया कि भाई अगर किसी पुष्प में वायु परागण करना है तो क्या परागकण में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद उदाहरण की बात करें तो चीड़ में जो परागकण होते हैं पंख युक्त होते हैं, ठीक। बांस में के परागकण वायु परागण करते हैं, ठीक। मक्का, खजूर ये प्रमुख उदाहरण है ऐसे पौधों के जिनमें वायु परागण पाया जाता है, ठीक है। हालांकि वायु परागण में कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर हम नुकसान की बात करें तो देखो भाई, का बहुत भारी मात्रा में परागकण बनाने पड़ते हैं, है कि नहीं। अगर मान लो भाई, क्योंकि वायु किधर को लेके चली जाए कोई पता तो है नहीं है कि कहां लेकर जाएगी, तो बहुत भारी मात्रा में पौधे क्या करते हैं, परागकण बनाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, हमने अजैविक कारक वायु परागण के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। अब हम लोग जल परागण देख लेते हैं। जल परागण जिनमें होता है, ठीक है, उनमें जो पुष्प पाए जाते हैं वो लगभग वायु परागण जैसे होगा। मतलब कि जो पुष्प होंगे वो हल्के होंगे, है ना, क्योंकि पानी में तैर सके। एक अंतर पाया जाएगा, जो ये है कि देखिए, जो परागकण पानी में होते हैं उनके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, परत, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका परागकण है, ठीक है, तो परागकण के चारों तरफ एक मोम जैसी या मोम सदृश संरचना मिलती है। अब आपको पता लग गया होगा कि ये रचना इसलिए पाई जाती है कि भाई परागकण जल में जाकर के या फिर पड़ के ज्यादा लंबे समय तक खराब ना हो सके, ज्यादा लंबे समय तक, है नहीं, लंबे समय तक मतलब चल सके। समझ में आया ना। इंग्लिश में इसको हाइड्रोफिली बोलते हैं, ठीक है।
कुछ तो सीधी सी बात है, ये ज्यादातर जो जलीय पादप हैं जैसे वेलिस्नेरिया हो गया, जोस्टेरा हो गया, हाइड्रिला हो गया, है ना, तो उनमें प्रमुख रूप से जल परागण की प्रक्रिया पाई जाती है। हाइड्रोफिली इंग्लिश में बोलते हैं, नीट में और कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है ना, कि जल परागण करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, तो हाइड्रोफिली, या फिर यह प्रक्रिया हाइड्रोफिली कहलाती है। ठीक है, तो जल परागण अब आपको समझ में आ गया, हमने उदाहरण आपको बता दी। एक चीज ध्यान रखना कि कुछ ऐसे जलीय पादप है जिनमें जल परागण नहीं पाया जाता है। हाँ, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा, आपने वाटर हाइसिंथ का नाम सुना होगा, नहीं सुना? तो आपने जलकुंभी का नाम सुना होगा, है कि नहीं, जो जल में पाई जाते हैं, ये तो आप बेशक जानते होंगे। तो वाटर हाइसिंथ जिसे जलकुंभी कहा जाता है, इसी को बंगाल के आतंक के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें मतलब कि वाटर हाइसिंथ में, और दूसरा एक पादप है कुमुदनी, है कि नहीं, गांव में कोका बेली हम लोग इधर बोलते हैं, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम इसके हो सकते हैं बेसिकली, लेकिन ज्यादातर कुमुदनी ज्यादातर लोग इस शब्द से जानते हैं। ठीक है, तो ये दो ऐसे पुष्पीय पादप हैं या फिर पादप हैं, ठीक है, जो जल में पाए जाते हैं लेकिन इनमें जल परागण नहीं पाया जाता। समझ में आ रहा ना भाई? देखिए, जल में पाए जाते हैं लेकिन फिर भी जल परागण नहीं पाया जाता इनमें। अब आप पूछेंगे कि कौन सा परागण पाया जाता है, तो इनमें कीट परागण मिलता है ज्यादातर। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब अगर हम सीधा सीधा देखें तो अब हमने जल परागण भी देख लिया है, हमने वायु परागण देख लिया, जल परागण देख लिया। अब हम लोग देखेंगे जैविक कारक, इसे जूफिली भी बोलते हैं क्योंकि जो जंतुओं द्वारा परागण होता है, ठीक है, या फिर इसे एबायोटिक फैक्टर भी बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, जैविक कारक का मतलब परागण की प्रक्रिया जब जंतुओं द्वारा होती है, चाहे वो कीट द्वारा हो, चाहे वो मनुष्य द्वारा हो, पक्षी द्वारा हो, अगर किसी जंतु द्वारा होता है, परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है, तब उसे जूफिली या जंतु परागण, या फिर जिसके द्वारा होता है उन्हें जैविक कारक कहा जाता है। समझ में आ गया ना? मतलब जंतुओं द्वारा परागण होगा तो जंतु परागण, सीधी सी बात है, ये चीज समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक चीज को देखेंगे, आखिर कौन कौन से ऐसे जंतु हैं जो परागण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं जाने अनजाने में, है कि नहीं? उन्हें थोड़ी पता कि हमसे पौधे इस तरीके का काम करवा रहे हैं, है कि नहीं? देखते हैं। कीट परागण सबसे पहला है जब, और ये चीज ध्यान रखना, कीट परागण जितने भी पुष्पीय पादप हैं सबसे ज्यादा परागणों में से पाया जाने वाला एक परागण है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा परागण किसके द्वारा होता है, जल द्वारा होता है कि वायु द्वारा होता है ना, किसके द्वारा होता है, तो अब आपको कीट बताना। समझिए 80% लगभग जो है तो परागण कीट द्वारा संपन्न होते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है और जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज हो गया, समझ में आ गया होगा, है ना? तो कीट परागण, इसे इंटर्मोफिली भी बोला जाता है। ठीक है, कीटों के अध्ययन को यहां से लिख सकते हैं आप अगर लिखना चाहें तो, इंटेमोलॉजी, कीट के अध्ययन को, कीटों का जो अध्ययन होता है जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे इंटेमोलॉजी कहते हैं या कीट विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो कीट परागण को इंग्लिश में इंटेमोफिली बोला जाता है। समझ में आ गया? 80% पुष्पीय पादपों में कीट द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है, यह भी समझ में आ गया। उसके बाद कीट द्वारा अब पुष्प कैसे बनेंगे? देखिए, जब हम वायु परागण और जल परागण पढ़ रहे थे तो उसमें पुष्प को जरूरत नहीं थी कि वह बढ़िया सा अच्छे अच्छे पुष्प बनाएं, रंग युक्त बनाएं। वहां पर आप क्या देख रहे थे? रंगहीन पुष्प हैं, मकरंदहीन पुष्प हैं, है कि नहीं? लेकिन अब यहाँ से कुछ परिवर्तन आएंगे और ये सारे परिवर्तन पूरे जंतु परागण जिन जिन पुष्पों में या फिर पौधों में होता है उनमें पाए जाएंगे। पहली चीज क्या है? कीट द्वारा परागण में पुष्प बड़े होते हैं। पुष्प का आकार कैसा होगा? बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होता है, ऐसा भी नहीं बहुत बड़े बड़े होते हैं। आपको एक चीज और जानकारी अभी दे देते हैं हम, जो सबसे बड़ा पुष्प होता है वो रैफ्लेसिया का होता है। पुष्प बड़े से मुझे ध्यान आया, है ना? तो सबसे बड़ा पुष्प जो होता है क्या होता है? रैफ्लेसिया का होता है। 15 किलो लगभग होता है कि नहीं? बहुत ज्यादा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसकी जो खुशबू होती है ना, एक तरीके से बदबू होती है, बहुत गंदी बदबू आती है, जैसे सड़ा मांस ना उस तरीके से आती है। समझ में आया?
तो ये तो जनरल नॉलेज की बात हो गई है ना, ज्ञान की बात हो गई। तो ये चीज कीट द्वारा परागण में पुष्प कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, आकार में थोड़ा सा बड़े होंगे, रंगीन होंगे। रंगीन इसलिए होंगे क्योंकि भाई कीटों को आकर्षित करना है तो रंगीन होंगे होंगे, है कि नहीं। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो पक्षियों द्वारा जो परागण करते हैं ना वो लाल पुष्प होते हैं ज्यादातर, ठीक है। बाकी अलग अलग पुष्पों के अलग अलग रंग हो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सिंपली हमने ये पढ़ लिया है, हमें समझ में आ गया होगा कि कीट परागण में जो पुष्प होंगे अब कैसे होंगे, वो रंगीन होंगे, आकार में थोड़ा सा बड़े हो सकते हैं, रंगीन, ध्यान देना है, रंगीन होंगे और मकरंद युक्त भी होंगे, मकरंद पाया जाएगा। हमने मकरंद के बारे में पिछले वीडियोज में भी इसी में बताया है ना, पहले भी कि देखिए मकरंद जो होता है वो पोषणीय पदार्थ होता है ना, क्योंकि भाई दूसरा जीव आपके पास क्यों आएगा, पुष्पों पर क्यों आते हैं, है कि नहीं, क्योंकि उनको खाना मिलता है, भोजन प्राप्त होता है। वो भोजन क्या होता है, मकरंद, पौधे बनाते हैं मकरंद, उसी के लालच में कीट आते हैं तो परागकण उनके पैरों में चिपक जाते हैं, और जब वो पराग कीट दूसरे पौधे के पुष्प पर जाएगा तो इस तरीके से यहाँ से वहाँ परागकण स्थानांतरित हो जाते हैं, है कि नहीं। आसान है बिल्कुल सा। तो मकरंद पाया जाएगा। हमने कुछ उदाहरण भी लिखे हैं, जैसे साल्विया हो गया, बरगद हो गया, पीपल, अंजीर, आक और मटर, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें कीटों द्वारा परागण की प्रक्रिया पाई जाती है। समझ में आ गया ना। अब उसके बाद देखिए कोई एक दो थोड़ी है, बहुत सारे हैं, पक्षी भी परागण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा है कि नहीं, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ पक्षी होते हैं जिनकी चोंच पतली सी होती है और वो फूल के अंदर अपनी चोंच डालते हैं, है कि नहीं, और उनसे मकरंद खींचते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तब उनके मकरंद तो जाता है चोंच में, कुछ थोड़ा बहुत परागकण भी लग जाते हैं। जब वो पक्षी उड़ के दूसरे पौधे के पुष्प पर जाएगा और फिर वही प्रक्रिया करेगा कि उसके पुष्प में अपनी चोंच डालेगा और मकरंद खींचेगा, तो ये परागकण वहां पर छूट जाते हैं, वर्तिकाग्र से चिपक जाते हैं, तो हो गई परागण की प्रक्रिया, है कि नहीं। तो ये कुछ पौधे हैं जिनमें की कीट परागण पाया जाता है, इंटेमोफिली पाई जाती है, ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। उसके बाद पक्षी परागण हम बता ही रहे थे, जैसे उदाहरण के लिए बिग्नोनिया होता है, स्टेरिलिटिया होता है ना। तो ये ऐसे कुछ पादप हैं, पौधे हैं जिनमें की प्रक्रिया कीट परागण की पाई जाती है, पक्षी परागण पाया जाता है। इसको इंग्लिश में ऑर्निथोफिली बोलते हैं, ठीक है, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षी का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, और पक्षी परागण को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली कहा जाता है। समझ में आ गया ना। तो पक्षी भाई जब परागण पक्षियों के द्वारा, कई सारे पक्षी हैं, जैसे कि आपने हमिंग बर्ड का नाम सुना होगा, है कि नहीं, सबसे छोटी चिड़िया होती है कि नहीं, कौवा हो गया, इस तरीके से कई सारे, मैना तोता मैना आपने सुना होगा ना, तो मैना हो गया, तोते भी हो सकता है, तोते का तो नहीं ज्यादातर, लेकिन मैना और कौवा विशेष रूप से ये सब भी करते हैं, परागण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, है ना। और हमिंग बर्ड, जो कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे छोटी चिड़िया होती है ना, विश्व की सबसे छोटी चिड़िया होती है हमिंग बर्ड। तो ये समझ में आ गया ना, कीट पक्षी परागण। जब परागण की प्रक्रिया पक्षियों द्वारा संपन्न होती है, इनमें भी जो पुष्प होंगे लगभग ऐसे होंगे, मतलब रंगीन होंगे और क्या बोलते हैं मकरंद युक्त होंगे, है ना, और इसके साथ साथ गंध युक्त होंगे, मतलब खुशबू आएगी फूल से, तभी तो पक्षियां आकर्षित होंगी। तो ये समझ में आ गया ना, जैसे उदाहरण के लिए ये बिग्नोनिया और आदि हमने पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद है घोंघे द्वारा परागण। आपको जानकर है आश्चर्य होगा है कि जो घोंघा होता है, पायला बोलते हैं, वो भी परागण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जाने अनजाने में, इन सबको नहीं पता है कि नहीं। तो घोंघे द्वारा जो परागण होता है उसको मैलेकोफिली कहा जाता है, ठीक है। अब आप कुछ पौधों के नाम अगर पूछेंगे तो जमीकंद और सर्पपादप, है ना। सर्पपादप मतलब ये सर्प जैसे थोड़ा दिखता है, इसलिए इसको सर्पपादप बोलते हैं, है ना, स्नेक प्लांट बोला जाता है इसे। तो ये मतलब घोंघे द्वारा भी परागण की प्रक्रिया होती है, और जिसे क्या बोलते हैं, मैलेकोफिली कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चमगादड़ द्वारा, आपने देखा होगा कि रात में चमगादड़ उड़ते हैं, तो एक आइडिया तो आपको लगता होगा कि चमगादड़ भाई परागण की प्रक्रिया, मान लीजिए जैसे कुछ पुष्प होते हैं दिन में खिलते हैं, कुछ रात में खिलते हैं, है कि नहीं।
रात में आप देखेंगे कि जो पुष्प खिलते हैं ज्यादातर ज्यादा महक होती है उनमें, है कि नहीं? क्योंकि रात में तो भाई दिखाई देता नहीं, तो दूसरे जीव क्या होंगे, महक से आकर्षित होंगे। ये रात रात में पुष्पों के जो पौधे होते हैं उनमें खासियत होती है चीज, है ना? तो दूसरे कीट जब आकर्षित होंगे उससे फिर अपना पोषण प्राप्त करेंगे। चमगादड़ प्रमुख रूप से रात में, मतलब ऐसे पुष्प जिनका जो रात में खिलते हैं उनमें ज्यादातर चमगादड़ द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। इसको चिरेप्टो चिरेप्टोरीफिली कहा जाता है, चिरेप्टोरीफिली कहा जाता है। ठीक है, चमगादड़ द्वारा प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे कचनार हो गया, कदम हो गया, केला, अमरूद, ये कुछ पौधे हैं ना जिनमें की परागण की प्रक्रिया, मतलब परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक चमगादड़ ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, तो सीधा सीधा अब हम लोगों ने कई सारी चीजें देख ली हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा कि परागण क्या होता है, देख लिया है ना? जब एक पुष्प से परागकण दूसरे उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचते हैं तो ये परागण कहलाती है ना? अब उसके बाद परागण के क्या क्या कारक हैं, हमने दो कारक देख लिए प्रमुख रूप से। अजैविक कारक भी हो सकते हैं जैसे वायु और जल, है ना? और जैविक कारक भी हो सकते हैं जैसे कीट, पक्षी और मनुष्य। तो इस तरीके से परागण की प्रक्रिया पौधों में संपन्न होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने अगर टोटली मिलाकर देखें तो तीन चीजें कवर की है। पहला चीज तो परागण किसे कहते हैं, पर परागण, है ना? हाँ, पर परागण किसे कहते हैं हमने देखा। दूसरी बात, पर परागण के लिए अनुकूलता क्या होती है वो चीज देखा। और तीसरा हमने देखा जो परागण के कारक, है कि नहीं? परागण के कारक कह सकते हैं या फिर पर परागण के कारक आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सब चीजें इस वीडियो में हमने पढ़ी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का अगला टॉपिक होगा जो कि है परागण, जो पर परागण होता है ना? उससे क्या लाभ होते हैं और क्या हानियां होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए सभी लोग। थैंक यू।